औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन जब सूरज तुल हुआ, अच्छा कुछ लोगों को ये था कि महकमा मौसमियात की कुछ वेबसाइट्स ऐसी थी जिन्होंने कहा कि मंगल के दिन तो इतनी गर्मी हो गई है, और ये तमाम जितनी भी बातें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के अपने हाथ में है। क्योंकि गूगल की अगर मैं बात बताऊँ, और उससे पहले कब की बात थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, लेकिन अभी जो हालिया बारिश हुई थी उससे एक बारिश पहले की बारिश की बात अगर मैं कहूँ, तो उसमें गूगल सिर्फ 10% बारिश बता रहा था और फिर वो उसने वेव ऑफ कर दी। मैं और रमीज़ खान जो है वो सदर से कुछ लेकर आ रहे थे और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई और गूगल साहब ने फिर कोई कहते हैं ना कलाबाजियाँ खाते हुए 90% बारिश पर लिया। तो गूगल भी मोहताज है हमारे रब का, और चीज़ों को बेहतरीन तब आप देखते हैं जब आप अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुए रास्ते पर चलते हैं। ना सिर्फ चलते हैं बल्कि ज़िंदगी में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को सामने लेकर आते हैं। अच्छा जी, कुछ बातें कुछ लाइनें कि उस्ताद सिर्फ पढ़ाता है लेकिन बेहतरीन उस्ताद वो है जो जीने का ढंग सिखाता है। मेरी कामयाबी के पीछे आपकी रहनुमाई, हौसला अफजाई और सच्ची नीयत का हाथ बहुत ज़रूरी है। आपने मुझे ना सिर्फ रास्ता दिखाया बल्कि रास्ते पर चलना सिखाया। मुश्किल वक्त में ऐसी रहनुमाई की कि मैं गिरते गिरते संभल गया। एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनाने के लिए मुझे ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितने रास्तों में किस तरीके से आपके लिए रहनुमाई रखी है। चुप में 100 सुख और बर्दाश्त करने में बेहतरीन रहनुमाई है। रमीज़ खान आपके लिए आज 12 मई सन 2026 है। रमीज़ खान की बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रमीज़ खान जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपको हर बुराई से बचाए और हर नेकी का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ की जानिब से, मेरी जानिब से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन इन किया है जावेद सिद्दीकी साहब ने, जो कि PTI के रूह हैं रवां। आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आपके? माशाल्लाह। इसी के साथ सैयद अकबर शाह मेवाती साहब, जो कि मेवाती ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के रूह रवां हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? माशाल्लाह। इसी के साथ शौकत जलानी भाई, जो कि मुझे कहते हैं जिशान भाई मैं आऊँगा ज़रूर, मंडे को नहीं आऊँगा लेकिन जब भी आऊँगा मंगल को आऊँगा या बुध को आऊँगा। मैंने कहा मंगल को आ रहे हैं और पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया के लिए आपका कि आप जो है वो बात को सुनते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे वो गुम डॉक्टर जिनको मुझे कहते हैं आप नाराज़ हैं। मैंने कहा नहीं जी नाराज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सुबह सुबह 6 बजे रमीज़ भाई ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब को बुलाना है, काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी बीमारियाँ इकट्ठी हुई हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज डॉक्टर? आपने बुलाया, आपकी तबीयत कैसी है सबसे पहले बस इन्फॉर्म करें। ऊपर नीचे चल रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। और वही मेंटोर जिसकी आज बर्थडे रमीज़ भाई की, और वही शख्स जो है वो इस चीज़ों के पीछे कि मैं आज तक चल रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। आमीन आमीन। और जी इसी के साथ साथ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या कहेंगे बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, महंगाई तो पाकिस्तान का नया इशू है। ऐसे ही है, ये कर से दराज हो गया, जिसमें पेट्रोल एक बेसिक चीज़ होती है जो तकरीबन हर बिज़नेस में इस्तेमाल होता है। तो जब पेट्रोल महंगा होता है तो जाहिर सी बात है फिर जितनी भी चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं। और इस वक्त इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही पेट्रोल में फ्लक्चुएशन आई, और इसकी वजह वैसे तो ये कुछ और बताते हैं, लेकिन इसकी बेसिक वजह जो है वो बजट खसारा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता जब से ये गवर्नमेंट आई है PDM की, कि कारोबारी पोजीशन क्या है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ है, तो जब रिमिटेंस आपके जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो भेजते हैं उसमें भी कमी आई है। तो उस सब को कवर करने के लिए फिर इनके पास एक ही रास्ता रहता है कि आपके ऊपर टैक्स लगाएं किसी न किसी ज़रिए से, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो। लेकिन जावेद सिद्दीकी साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी माशाल्लाह PTI की पार्टी के रुकन है। मुझे ये बताएं कि आप पेट्रोल महंगा करके, गाड़ियों को ईंधन महंगा देकर यानी डीजल महंगा देकर आप कहते हैं कि सस्ताई होनी चाहिए, कीमतों में कमी करें, तो कौन कीमतों में कमी करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप देखें इस खित्ते में, अपने दूर नहीं जाएं, अपने करीब जवार में जो ममालिक हैं कि वहाँ पे पेट्रोल मतलब कि इन हालात में कितना बड़ा है और आपके यहाँ कितना बड़ा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट का मसला नहीं है, ये आपकी इकॉनमी का मसला है। तो जब आप इकॉनमी बेहतर करेंगे, जब आप टैक्स कलेक्शन करेंगे, तो फिर आपको इन चीज़ों पे
रेट बढ़ाने की जरूरत है, दुनिया भर में ही होता है। जहां लड़ाई हो रही है, हम उसकी बात कर लेते हैं ना जावेद भाई, जहां लड़ाई हो रही है वहां पे 9 रुपए लीटर पेट्रोल है, ठीक जी, है। जी। जहां अफगानिस्तान, जिनको हम सबक सिखा रहे थे, अब शायद बंद हो गया है वो सिलसिला भी, जी, जी। हमने अच्छा सबक सिखा दिया, उनके परखचे उड़ा दिए सही। और उसके बाद उनको बताया कि नहीं, तुम्हारे लिए भी ये खतरा है, ये दहशतगर्द है। अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो जी, वहां जी। पर भी 99 रुपए लीटर है। जी। मैंने बड़ा अच्छा, मैं हर प्रोग्राम में इस पोस्ट को जो है वो शेयर करता हूँ कि दुनिया बांग्लादेश- में जहां पर भी जंग लगे 3 खित्ते मुतासर होता है, 2 जो आपस में जंग लड़ रहे हो तो तीसरा पाकिस्तान। ये तो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे ये जो है बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो आपने अभी बात की है। देखिए बांग्लादेश को ले लें आप, ऐसे ही। बांग्लादेश भी जाहिर सी बात है 71 में हमसे अलहदा हुआ था, और उसके बारे में हमारी क्या राय थी क्या नहीं थी। आज आप देखें वही बंगालियों ने अपने मुल्क को किस मुकाम पे पहुंचा दिया। 114 रुपए से कल 109 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल वहाँ पे भी। तो नहीं, दुनिया भर में ही होता है। देखें जब कुवैत की वॉर हुई थी तो उस वक्त मैं जापान में था, ओके। तो जापान में 99 येन का पेट्रोल होता था, लेकिन जब कुवैत की और वो इराक की जंग हुई थी तो वो 110 रुपए लीटर हो गया था, 10 येन, वहाँ येन चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो जंग खत्म हुई तो फिर वापस वो अपनी जगह पे आ गया। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है, क्योंकि हमारे यहाँ माफियाज काम कर रही हैं कि जब वो कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसके बाद चाहे उसमें जितनी कमी आ जाए लेकिन उसके रेट बरकरार रहते हैं। ऐसे ही अच्छा, है। फिर हमारी गवर्नमेंट भी इस पर कोई वो नहीं लेती, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सब हिस्सेदार हों तो फिर एक्शन कौन लेगा, फिर एग्जैक्टली, आवाम ही पिसती है आखिर में। बिल्कुल सही कहा। अच्छा नहीं जावेद भाई, एक चीज़ और सवाल है, लेकिन हम अकबर शाह मेवाती साहब की तरफ जाते हैं। मुझे ये बताइएगा, मेवाती कम्युनिटी को किन किन मसाइल का शिकार है इस वक्त मौजूदा दौरे हाल में? मौजूदा दौर हाल के अंदर आप सबके सामने महंगाई की वजह से सारे मामला सबके सामने हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी के साथ भी हैं। ऐसा ही है। और महंगाई के हवाले से और आपके इस प्रोग्राम से निशान भाई, आपके और हमारे साथियों की वजह से, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अरबाब इख्तियार से कि वो पैसे की जो वैल्यू है ना उसको ऊपर लेकर आए तो महंगाई कंट्रोल होगी। जहाँ पेट्रोल महंगा कर रहे हैं या डीजल महंगा कर रहे हैं तो वहाँ हमारी जो वैल्यू है हमारे रुपए की, उस कदर को बढ़ाना चाहिए। तो अब जब हम देखते हैं 1965 में जाते हैं, कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो उस टाइम 3 रुपये का डॉलर होता है या 5 रुपये का डॉलर होता है, तो आज हमारा डॉलर कहाँ जा रहा है, कितने पैसों में हमारा जा रहा है। तो अगर हमारी इकॉनमी मजबूत कर ली तो हमारी महंगाई भी रुकेगी, सारा काम भी रुकेगा। अगर हमारे पैसे की वैल्यू ना हुई तो हमारी महंगाई और बढ़ेगी। असल में मसला ये है कि मराद कम कर नहीं रहे, डॉलर हमें डुलवा रहा है कि हम डोलते जा रहे हैं, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। तो मसला ये है कि हमें आपके घर में, अगर फर्ज करें मैं आपसे बात करता हूँ, आप 100 रुपये कमाते हैं, जी, मिसाल दे रहा हूँ ना, ठीक है। अब 100 रुपये के अंदर आप अपने खर्चे भी कम करेंगे कि यार मैं आधी जगह पर पैदल चला जाऊँ, मेजॉरिटी जगह पर पैदल जाऊँ, काम पे मुझे बाइक पे जाना है क्योंकि मुझे काम पर टाइम से पहुँचना है, बाकी अगर 3 किलोमीटर का भी सफ़र है, कोई सामान लेना है तो मैं घर से पैदल जाऊँ, पानी अगर लेकर आना तो मैं कंधे पर लेकर आऊँ, मैं रिक्शे में ना लेकर आऊँ, ठीक है ना। आप अपने ऊपर जबर करते हैं तो घर मैनेज होता है। बिल्कुल ऐसा है या नहीं ऐसा है? ही। हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि घर वाले मैनेज करें, अपने ऊपर जबर नहीं करना। अच्छा, इसमें एक कि आप जबर करते हैं तो आपकी फैमिली खुशहाल होती है, सफर नहीं करती आप नहीं सफर आप करती करते है, हैं, आपकी बच्चों फैमिली की खुश रहती है। तालीम, सेहत, जो चीजें हैं जरूरियात, वो आपकी वजह से होती है। इसी तरह हुकूमत और आवाम का रिश्ता होता ऐसे है। ही अगर हुकूमत अपने ऊपर कंट्रोल रखे अपनी अय्याशियों, अपनी फजूल खर्चियों पे, तो फिर वो रिलीफ आवाम को मिलेगा। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप उसको बढ़ाते चले जाएं तो जाहिर सी बात है फिर किसने भुगतना है? आवाम ने भुगतना है। सेम जो है। अच्छा, अभी हमारे मेवाती साहब ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट अरबाब इख्तियार से, तो वो आपकी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट है तो एक अरसे दराज से लोग कर रहे हैं लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं है। देखिए, जब वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हम इसी वतन अजीज़ के बेटे हैं और इसी वतन अजीज़ में हम रहना है और इसी की वजह से हमारे पास ये सब कुछ है। ऐसे ही है। तो जब वो अपने लिए सब कुछ सोचते हैं तो इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ अवाम है 22 करोड़ 25 करोड़, इस अवाम के लिए भी कुछ सोचना है। अच्छा अकबर साहब, एक बात मैं बोलूं, देखिए हमारे यहाँ पर ना इक़्तिदार लेते हैं बड़ी खुशी से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी हुकूमत है, मैं अपनी ही पार्टी पे बात रख के करूंगा कि कल को डॉक्टर तारिक कहते हैं, शौकत भाई कहते हैं, या हमारे क्या कहते हैं जावेद सिद्दीकी साहब कहते हैं कि क्या उसको कहेंगे कि कल मेरी हुकूमत होनी चाहिए, और इन दोनों को हरा के जावेद सिद्दीकी साहब एक लीडर बन गए, प्राइम मिनिस्टर या सदर जो भी, ठीक है। अब अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना तो इनके कंधों पे बोझ बढ़ा जाता है। ये नहीं है कि ये बड़े खुशी से जी मैंने तो वोट जीत लिए, इन दोनों को हरा दिया, लोगों का दिल जीत लिया। अब दिल जीतने के बाद ना अल्लाह का पर्चा खुल जाता है। बिल्कुल ऐसी बात। कोई भी हलाकत है इनकी जिम्मेदारी है, कोई भूखा सो रहा है इनकी जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अगर वो रात को जब
रात की नहीं, हम इसको मिसाल 8 बजे का टाइम देते हैं कि ढल जाती थी तो वो खड़े होकर बमांगे दहल ऊंचा पुकारते थे कि कोई मेरी रियासत में वो तो नहीं जो भूखा सोया हो। तो एक दफा किसी ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहा कि कयामत के रोज अल्लाह मेरा गिरबान पकड़ेगा कि तुम सो गए तो वो भूखा कैसे सो गया। यहाँ पे तो लोग मर जाते हैं भूख से। बिल्कुल ऐसी बात है सर। तो जिस दिन इस्लाम पढ़ लेंगे ना, इक्तदार में आने से पहले कोई भी पार्टी है, मैं हर पार्टी को बोलूंगा, चाहे वो पीटीआई है, पीपी है, वो नून लीग है, वो कोई भी है, तो जिंदगी में आपकी बड़ी आसानी रहेंगे। आपसे आते हैं शौकत भाई, मुझे ये बताइएगा कि हम महंगाई के दौर में घिरे में, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जो हमें इससे बहुत तजाद है कि जिस तरह ये बढ़ रही है, ये अनजस्टिस है। 1% बढ़ती है, हमारे मल्टीप्लाई पर 27% बढ़ती है। अच्छा, एक सेक्टर में नहीं बढ़ती, यहाँ पर अच्छा हमारे यहाँ जो बढ़ रही है उसके अंदर सबसे बड़ी हमारी पॉलिसी का बड़ा फुकदान है। देखिए मैं कहता हूँ, अब मैं आपके तरफ से एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर 2000 ईयर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2026 मनाएं। जिस तरह हमने एक फील्ड मार्शल की क़यादत में जिस अंदाज से हमने ये एक अचीवमेंट की है, इसी तरह हम इकोनॉमिक को है ना ग्रोथ करने के लिए, उसका जो हमारा अचीवमेंट है वो हासिल करने के लिए अब हमें चाहिए कि पूरे कराची से तमाम चैम्बर, फेडरेशन और तमाम इदारे मिलकर इस इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए काम करें, लेकिन एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी आगे बढ़ाए और किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा सिस्टम हम लागू करें कि आपस के अंदर एक जो इख्तलाफात है वो अपनी जगह है, लेकिन इकोनॉमिक के ऊपर वन पेज के ऊपर आ जाए। तो महंगाई देखें जिस रेशो से बढ़ रही है, तो इसमें आपने जैसे पेट्रोल बढ़ाया, आप जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे देखें जो हमारी कितनी बड़ी यूथ है उसका क्या हाल है और वो किस अंदाज से अपना गुजारा कर रहे हैं। बॉटम लाइन पे आप चले जाएं कि आप जो वहाँ पर रेंट के ऊपर जो मकानात थे उसका कितना डबल इम्पैक्ट आ गया। आपकी वेजेस उस हिसाब से सैलरी आपकी इंक्रीज़ नहीं हुई है। और जो आप देखें जिस सेक्टर के अंदर, आप फूड के अंदर देख लें, हर जगह इन्फ्लेशन आया हुआ है और डे बाई डे। और बल्कि मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था कि उसके अंदर की प्रिडिक्ट थी कि थोड़ा सा और मज़ीद पेट्रोल बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि हाँ, अब बताइए ये क्या कहाँ। अच्छा, अब ईरान हमारे बिल्कुल नेबर कंट्री है, उसके पास आपको अभी आपने जिस तरह कहा कि 9 रुपये लीटर है, जबकि उसने अपने बॉर्डर पर ला के ना पाइपलाइन छोड़ दी है। अब हम क्योंकि दुनिया के अंदर एज ए पीस कंट्री के तौर पर हम उभर के आए हैं, हमें अप्रूवल भी मिल रही है, तो हमें ईरान से मेरा ख्याल है गैस और ये तमाम चीज़ें लेने में हम पीस की एक सिंबल बन रहे हैं ना। अगर किया तो अमेरिका हमारे पीसों पीस कर देगा, हम नहीं कह सकते। देखिए अमेरिका को हम समझा सकते हैं, या तो फिर अमेरिका हमारी हेल्प करे, उस तरीके से हम अमेरिका से बार्गेन करें कि अगर देखिए अगर हम ठीक है ईरान के साथ हम अपने स्ट्रेटेजिक हम चेंज कर लेते हैं, हम अब डिफेंस के तौर पर हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक के तौर पर तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं ना। रशिया के साथ वो देखा होगा, एक मीम बना था, उसने कहा कि जो ईरान है उस तरह डायरेक्ट लाइनें जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दी कि आप पेट्रोल और गैस हमसे खरीदे ना। तो दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे मौजूद कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर पाकिस्तान हुकूमत ने कहा नहीं, हम उसमें से ना यू गेज लगा कर घुमाएंगे कि हम डायरेक्ट नहीं ले रहे, हम घुमा कर गैस और पेट्रोल ले रहे हैं। अच्छा, आ रहा है ना पेट्रोल, अब देखिए रुक तो नहीं रहा है ना, ईरान के अंदर अदर सोर्सेज भी डिफरेंट तरीके से आ रहा है। अच्छा, ये महंगाई रुकेगी नहीं अगर आपने अपनी पॉलिसी नहीं बनाई ना, तो ये रुकेगी नहीं। अब आप देखिए, आप एग्रीकल्चर देख लें, इस सेक्टर के अंदर आप फूड तो कंपलसरी है ना। आप अगर देखें मटन रोटी नहीं खाते, आप चिकन नहीं खाते, वेजिटेबल, तो कुछ न पल्सेस हर जगह हर चीज़ के ऊपर प्राइस है ना इंक्रीज है। बताए ना, देखिए अब आप रेशो देखें, पहले 2% तबका या 1% तबका मैं बोलूँगा जो कि खाना खाने बाहर जाता था, अब 90% तबका वो है जो कि खाना खाने बेचारा सड़कों पे मौजूद होता है, घर में 10% बना रहे। मजीद हम बात करेंगे इस बारे में, डॉक्टर तारिक से आके पूछेंगे कि डॉक्टर तारिक, महंगाई का फुकदान जो है या जिसका प्रेशर है वो दवाइयों पर भी ऐसे ही आया। ब्रेक के बाद जानेंगे मजीद, और जिस तरीके से बीमारियाँ आ रही हैं, स्किन एलर्जीज आ रही हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह शान है। ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम डॉक्टर तारिक से पूछेंगे, डॉक्टर तारिक, महंगाई का जो प्रेशर है वो तो आ रहा है दवाइयों पर भी, और दवाइयाँ महंगी होगी, कैन इलाज महंगा हो गया। आपको पता है कि मेरी तो कंडीशन ही ऐसी, मेट्रो एवरी डे हॉस्पिटल डे होता है। तो मुझे बताएं कि अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे, एक बात, और दूसरा
बहुत ज़्यादा एलर्जी फिर से आने लगी, इसमें छींके हैं, आंखों के अंदर वो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि बियर्ड जो लोग रख रहे हैं बियर्ड के अंदर दाने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो महंगाई की बात हो जाए। महंगाई का हमारी लाइफ का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो महंगाई से अफेक्ट ना हुआ हो। कोई चीज़ आप देख लीजिए, पेट्रोल की प्राइस हाइक बढ़ते ही सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मेडिसिन भी उसी में आ जाती है। और मेडिसिन के अंदर ये कि ये चुपचाप से रात को कीमत बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट डे हमें पता लगता है कि कीमत बढ़ चुकी है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोगों के हेल्थ एक्सपेंसेस बेशुमार बढ़ चुके हैं। आप जाहिर सी बात है, एक बजट बनाते हैं, उसमें एक बजट का एक हिस्सा हेल्थ एक्सपेंसेस भी होता है, वो हर घर के बढ़ चुके हैं। अब एक बंदा फ़र्ज़ करें डेली के 5,000 भी कमा रहा है, तो हेल्थ के अंदर डॉक्टर के पास जाएगा, वो 5,000 तो उसके गए। सिंपल सी बात है। तो ये सारी मुश्किलात हमारे सोशल कम्युनिटी के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल का देखें, पेट्रोल का इम्पैक्ट डायरेक्ट हर शख्स की लाइफ पे आता है, क्योंकि उसने जो चीज़ लेनी, डबल रोटी लेनी, आटा भी बढ़ चुका है माशाल्लाह भी। तो अब पेट्रोल के ऊपर कीमत बढ़ाने से पहले गवर्नमेंट को 1 लाख दफ़ा सोचना चाहिए कि हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। आपके पास बेशुमार चीज़ें टैक्स लगाने के लिए मौजूद हैं। आप हर चीज़ पर टैक्स लगाते हैं, टूथपेस्ट पे, माचिस पे टैक्स लगाते हैं। आप पेट्रोल को छोड़ दें, क्योंकि इससे इम्पैक्ट हो रहा है हर शख्स का, हर शख्स इससे मुतासिर हो रहा है। तो कोशिश की जाए, मेरे हवाले से एक मशवरा है छोटा सा, कि शायद अगर गवर्नमेंट इसको समझे कि पेट्रोल को ना बढ़ाएं। आप एसी महंगा करते हैं, डबल केबिन की गाड़ियां महंगी कर दीजिए, आप टैक्स को कहीं और से कलेक्ट कर लें, आप पेट्रोल से टैक्स कलेक्ट ना करें। एक छोटा सा मशवरा, क्योंकि आपको पता है इकॉनमी पूरी पेट्रोल पर डिपेंडेंट है, और ख़ासतौर पर कराची को लिया जाए तो यहाँ हर बंदा पेट्रोल से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इसकी कीमत से। आगे हेल्थ सेक्टर के अंदर आने के बाद आप देखें, बजट तो आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस हवाले से मरीज़ों के साथ जो कुछ हो रहा होता है, कितनी महंगी दवाइयाँ, किस तरीके से वो इलाज करवा रहा होता है। तो आम आदमी भी इससे बहुत हद तक मुतासिर है हेल्थ के शोबे में। और एलर्जी की जहाँ तक बात रही, देखें एलर्जी तो इस सीज़न में बहुत कॉमन होती है। ये आम का सीज़न कहलाता है, गर्मी का सीज़न है, इसमें दाने, खारिश, एलर्जी, पसीना बेशुमार आ रहा होता है। घर में बिजली नहीं है तो जिसको भी आप देखेंगे वो आपको खारिश करता हुआ नज़र आएगा। अब वो मेडिसिन 1 दिन 2 दिन लेते हैं, एक्जिमा से सोरियासिस, उसके अलावा स्केबिस, सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो मल्टी फैक्टरल एलर्जी आ जाती है। तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर उनकी शिकायत होती है 2 दिन हमने दवाई ली, सर तीसरे दिन फिर मुझे हो गई, तो वो उसमें एक चीज़ का इलाज करते हैं, दूसरी चीज़ एग्रीवेट हो जाती है। लेकिन आपको जेल लगानी जरूरी है, यानी कोई भी हो, जैसे दाढ़ी पे मुझे दाने निकले तो फिर मैंने जो आपने दी थी तो वो लगाई, तो उससे बहुत बेहतर नहीं। देखें, दाढ़ी, बेड और सर के अंदर, दाढ़ी में आपको पता ट्रिमिंग वगैरह होती है, आप शेव वगैरह करते हैं फेस के अंदर, तो आपको फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। फॉलिकुलाइटिस मतलब हेयर का जो फॉलिकुलर जिसमें हेयर बेड होता है, वहाँ से इन्फेक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल एंटीबायोटिक और अच्छी एंटी एलर्जी लेते हैं तो कवर हो जाता है, बट प्रॉपरली अगर कोई और डिजीज साथ में नहीं है, ठीक है, सिंपली ट्रीट हो जाती है। और मुझे ये बताएं कि जो आपने मुझे एक दफ़ा कहा था इंजेक्शन का कोर्स करना है, एलर्जी का मुझे टाइम नहीं लग रहा आपकी तरफ आने का, तो मुझे बताएं उससे नींद वगैरह भी है या नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखिए, इसको सबसे पहले जब एलर्जी आती है ना, तो जो ट्रेडिशनल स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड किसी को दे दीजिए, अगर मजबूरी होती है तो वो तकरीबन हफ्ता 15 दिन या महीने तक उस इंजेक्शन का इफेक्ट रहता है, सिम्टम फ्री रहता है पेशेंट। डिजीज अपनी जगह मौजूद होती है, उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन ली जाती है, लेकिन मोस्टली एलर्जीज जो है स्टेरॉइड कवर कर लेते हैं। तो स्टेरॉइड से फिर खारिश वगैरह नहीं होती है क्या? नहीं, वो मतलब सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको फौरन मिल जाएगा। ठीक है, अब डिजीज आहिस्ता आहिस्ता जाती है, ठीक है, वो दवाइयाँ आपको क्योर करेंगी सबको। जावेद सिद्दीकी साहब, आपकी तो दोबारा आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि जब इकोनॉमी आपकी डाउन होती है, यानी पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है, मैं दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल बढ़ा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इससे तो काफ़ी आपने देखा कि सोशल मीडिया पे पत्थर रखने का तो खास तौर पे, क्योंकि कुछ इनके बयानात ऐसे हैं कि पहले ये कपड़े बेच रहे थे, फिर पत्थर रख रहे थे, फिर आगे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अल्लाह जाने। तो देखें, जो भी हुक्मरान हो, सबसे पहले तो बड़ा संजीदा होना चाहिए, सही है। अच्छा, और दूसरा बात यह है कि जैसे कि अभी हमारे जो दीगर मेहमान और आपने कहा कि ये इनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पे अब अगर आप देखें 47 से अब तक 3 जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो क्या वजह कि इंडिया आबादी भी उसकी अच्छी खासी है, वहाँ पे मज़ाहिब भी बहुत सारे हैं, उसके बावजूद वो तरक्की कर रहे हैं। बांग्लादेश आप देखें, उसके वसाइल हमसे कम है, लेकिन उसके बावजूद वो तरक्की कर रहे हैं। तो क्या वजह कि हम वसाइल और सब कुछ, मतलब टैलेंट भी है, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन उसके बाद हम तरक्की नहीं कर रहे। तो उसकी सिर्फ एक सिंपल वजह है कि वहाँ पे उन्होंने जागीरदारी निज़ाम का खात्मा किया और हमने अपने जागीरदारी निज़ाम को मजबूत किया। आप देखें कि इस वक्त जो टैक्स दे रहा है वो कौन दे रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट या एक आम आदमी। और जागीरदारी सिस्टम आप देख लें, हम कहते थे कि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, आज हमारे यहाँ
ज़राअत से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं उसका भी फुकदान है। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसियाँ नहीं थी। हमने ज़रूरी ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी। आपने देखा होगा मुशर्रफ साहब के दौर में जो जिस तरह प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे थे, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही थी, तो हमने ये नहीं सोचा कि आने वाले वक्त में हमें डैम की ज़रूरत होगी, हमें ज़राअत की ज़रूरत होगी। बस हमने अपने ये कहलाता है, वो कहते हैं ना कि सिर्फ अपना मतलब अपनी जो अहल व अयाल हैं, अपने जो ख़ानदान है, उनके बारे में सोचना, कौम के बारे में नहीं। क्योंकि जो कौम के बारे में सोचते हैं वो मुल्क से फरार नहीं होते हैं इक़्तिदार के बाद। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। अगर अवामी राय का एहतराम किया जाए, और दूसरे जो हमारे यहाँ मसला अदलिया, आप देखें रोडों पे लड़ाइयाँ होती हैं, ज़रा सी बात में कत्ल कर देते हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी तरह के इंसान दुनिया में और जगह भी, वो क्या वजह है कि जब उनको कोई परेशानी होती है वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं, अदालतों में जाते हैं, फैसले करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि अब फैसले या तो ख़ानदान में हो तो वहीं पता चला 4 आपके बंदे चले गए, 4 मेरे चले गए, फैसला हो गया। तो इसकी वजह यही है कि हमारे जो बेसिक चीज़ है अवामी राय और अदलिया, ये बहुत कमज़ोर है। सही। असल में हमारे यहाँ पर एक चीज़, बड़े फेवरिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, जो आपने भी नोट किया होगा। हमारे यहाँ पर फेवरिज्म जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, फेवरिज्म से चीज़ें बेहतर से बेहतर। अजीब है बात। अच्छा, असल में ये जो चीज़ आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको बेसिक चीज़ एजुकेशन पे फोकस करना। जब लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे और सोचने समझने की उनमें सलाहियत होगी, तो जाहिर सी बात है वो बुराई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम अपना बेसिक जो सिस्टम एजुकेशन का है, अब आप देखें कि सरकारी तो अब आस्ता आस्ता बहुत कम हो गए, सरकारी में जाते नहीं, प्राइवेट। अच्छा, जो प्रोफेशनल जो काबिल बच्चे हैं वो प्राइवेट उसमें प्रोफेशनल डिग्री जो लेते हैं उसकी फीसें इतनी कि वो बेचारे वहाँ पे चल नहीं पाते। लेकिन जावेद साहब, यहाँ पर एक चीज़ को और हमें फोकस करना पड़ेगा। आपने ही बात की ना कि ख़त्म हो गए हैं स्कूल, लेकिन टीचरों के पैसे ख़त्म नहीं है, टीचर घर बैठे वही पैसे ले रहे हैं। असल में इदारे काम करें ना करें, मराद तो उनको मिल रही है। यही तो गलत है। क्योंकि देखें इदारे जब बनते हैं वो अवामी फलाह बहबूद के लिए बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इदारे बने आप देख लें कौन अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, सिवाय अभी आपने देखा कि IMF ने कहा था 5300 अरब की करप्शन 1 साल में हुई है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि इदारे क्या कर रहे हैं। ये अवाम की जो आज हालत है ये इदारों की वजह से ऐसा ही है कि इदारे अगर अपना काम सही कर रहे होते तो आज हम जाहिर सी बात है आपको भी रिलीफ मिलता, मुझे भी मिलता। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक चीज़ मैंने IMF की देखी है कि IMF कभी भी पाकिस्तान को बनने नहीं देता ना। और अगर प्रीवियस भी हम देखें तो फूट डालने वाला भी IMF था। जी मैं सॉरी, मैं आपको एक बात काट रहा हूँ। देखें, जो भी इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जो भी हो, वो आपको मशवरे देता है। लेकिन आप क्योंकि इतने कमज़ोर हैं, ये इतनी आपने लूट मार कर ली, इतना मुल्क को कमज़ोर कर लिया कि आपको उनकी बात मजबूरन माननी पड़ती है। आप अपने आप को मजबूत करें। लेकिन नहीं, देखिए जावेद साहब, आपका माशाल्लाह आपका मतलब टेक्सटाइल से आपका बिजनेस है ना आपका। अब मैं आपके पास नौकरी के लिए आ रहा हूँ और आप मुझे आकर बोलें कि घर में पहले नौकरी तब दूंगा जब अपनी माँ और बहन या बाप को मार के आओगे, ठीक है ना। तो ये वो कहते हैं ना एक्सेप्टेबल बात है, लेकिन शऊर में आ जाता फिर। तो मकसद ये कि अभी जो कहा गया कि आप पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म कर देंगे, बिजली पर खत्म कर दें, तो ये तो तबाह करने वाली बात है ना। IMF क्यों, देखे ना, IMF आपसे मशवरे, आपकी इनकम बढ़ाने के कि आपको मशवरे देता होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो, देखे ना, अभी आपने देखा कि एक हाउसिंग स्कीम बन रही है जो मेरे ख्याल से MP MNA वगैरह के लिए बन रही है, अभी जहाज खरीदे गए, अभी गाड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें की गई। तो IMF वो भी तो देख रहा है ना, क्योंकि जब वॉच कर रहा है तो वो सिर्फ आम लोकल पाकिस्तानी को नहीं कर रहा, शराफिया को भी कर रहा है। तो वहाँ पे क्यों नहीं कमी होती है, वहाँ पे क्यों नहीं उनकी अय्याशियाँ रुकती हैं? यही हमारा भी सवाल था। जब से मैं आपके तरफ दोबारा आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ IMF की आड़ बना के कि जी IMF ने ये कह दिया, IMF ये कह रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये हमारा बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग भीख और खैरात पे ऐसे खुश हो रहे होते हैं, ऐसे शादियाने बजा रहे होते हैं, मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि जैसे हम अपने पाँव पे खड़े हो गए। और हर साल यही होता है। और अब तो आप देखें, आप रोड कंस्ट्रक्शन का जैसे आप देखते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में, चाहे वो रोड का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पानी का प्रोजेक्ट हो, आप इस काबिल भी नहीं कि आप अपने रोड और पानी तक में अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही। जी मैं वादी साहब, मुझे बताइएगा कि हम अगर महंगाई का यही रुझान रहा तो डोनर्स बड़े कम हो गए हैं लोगों की मदद करने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जी, जो सूरत हाल है और महंगाई जिस तरीके से जारी है, और क्योंकि जितने भी मुखैर हजरात हैं उनके अपने अखराजात और जो जहाँ से उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस पर बहुत सारा असर पड़ रहा है। ऐसे ही है। और क्योंकि महंगाई की वजह से वो
नहीं कमा पा रहे और उस तरीके से वो दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा मैं फिर वही कहूँगा कि हमारी जो हुकूमत है और इसका हक बनता है कि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें, जिनके अंदर बेरोज़गारी है, महंगाई है, और जिस तरीके से हमारे अंदर जो भी जिस जहाँ भी मसाइल हैं, एक जगह तो नहीं है हम डिस्कस करें, लेकिन हमारी बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तानी अवाम के, फिर हमारे शहरों के मसाइल, फिर देहातों के मसाइल, फिर एजुकेशन सेक्टर है हमारा, तमाम के अंदर, हेल्थ के अंदर है, और फिर हमारी बेरोज़गारी है। तो इस सब चीज़ को गवर्नमेंट का ही काम है कि गवर्नमेंट ही देखेगी। अच्छा, मुझे पता है मेवाती जितनी कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है, आउटसाइड उसको भी आप लोग सपोर्ट करते हैं टूवर्ड्स जॉब हो गई या मेडिकल के हवाले से हो गया? जी भाई, पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हमारे जो भाई हैं, मुखिर हजरात हैं, जहाँ तक भी वो जा सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं, तो जो भी कोई उनसे जहाँ पे भी उनसे मदद लेता है या कोई बात करता है तो इंशाल्लाह वो उसकी पूरी मदद करते हैं हर जगह पे। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी हालिया इस गवर्नमेंट ने आकर आपका यूटिलिटी स्टोर को ख़त्म कर दिया, सब्सिडी ख़त्म कर दी चीज़ों पर, तो मुझे बताएं अब आवाम कहाँ जाएगी सस्ता राशन लेने या सस्ती अशियाए खुर्द लेने के लिए? अवाम को अपने उस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और उसमें जो कोताहियाँ थीं उसको बेहतर करना चाहिए, ताकि जो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, फारूक रज़ी अल्लाह तआला का कहा कि भाई कोई भूखा है तो मकसद है कि भूखा ना सोए, तो अवाम का भी हक है कि अवाम को इस बारे में पता है कि जिसकी तनख्वाह कम है, जिसके वसाइल कम है, तो वो रोज़गार कैसे करेगा। खुददार आदमी भी है उसके अंदर, वो भी ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं सभी मुतासिर हो रहे हैं, और बहुत सारे सफ़ेद पोश कपड़े जिन्होंने पहने हुए हैं वो खुद भी मुतासिर हो रहे हैं। तो इसके लिए यूटिलिटी स्टोर ही बनाए और बहुत सारे और ऐसी चीज़ें बनाए जिससे कि आवाम तक ये रिलीफ पहुँचाए और पता चले कि हुकूमत हमारे साथ कुछ कर रही है और पाकिस्तानी रियासत का काम है, कलमे की बुनियाद पर है और मुसलमानों की हुकूमत है, तो उसमें उन्हें नहीं। लेकिन अकबर भाई, कुछ कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि हम थोड़ा सा रिवर्स जा रहे हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करें, वो कहते कोई भूखा तो नहीं सोया, और हमें अपनी हुकूमत में ही लगता है वो कहते कोई खा पी के तो नहीं सोया, चेक करो तो महंगाई और बढ़ानी। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान। और जनाब वेलकम बैक। और तारिक, अब आपकी तरफ आते हैं, खांसी का सिलसिला फिर से लोगों को शुरू हो रहा है और रनिंग नोज। जी हाँ, इससे अभी कुछ देर पहले भी गालबन इसी मौजूद पर बात हो रही थी कि देखें इस सीज़न के अंदर हम ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, गोले गंडे, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। शादियों का भी सीज़न चल रहा है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में गला ख़राब होना सबसे पहले शुरू होता है, और दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू वायरसेस। अब होता ये है कि अब आप उसको आजकल के हिसाब से, वही महंगाई बीच में आई थी कि पेशेंट क्या करता है, स्टोर पर गए, 2 गोली ले ली, खा ली, इथ्रोसिन बड़ी मशहूर है, मैं नाम ले देता हूँ, 2 गोली वो खा ली, 1 गोली पैराडोल की खा ली, गुजारा कर लिया। लेकिन 3 दिन में जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती, कॉम्प्लिकेशन के साथ डॉक्टर के पास आते हैं, तो जाके फिर मसले ख़राब हो जाते हैं, और दैट विल लीड्स टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जब उसमें तो कन्वर्ट होता है तो खांसी शुरू हो जाती है। खांसी बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये इसी का सेकेंडरी स्टेप होता है। आपकी रिसर्च में पढ़ूंगा, फिर मैंने पढ़ी भी थी, बताया था कि कफ सिर्फ कोई काम नहीं करता, नहीं डेफिनेटली बिल्कुल 100% काम नहीं करता, पागल बनाने नहीं जी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, पहले अभी भी है कई इलाकों में, गांव के अंदर हकीम साहब या मौलवी साहब गांव में होते तो एक पुड़िया आटे की दे देते, दवा भी ये खा लो, पेट के दर्द सही हो जाएगा, सही हो जाता था। तो ये साइकोलॉजिकल एक, इसको हम लोग ये कहते हैं कि पेशेंट का एक बिलीव है कि खांसी का सिरप मुझे चाहिए, सही, तो वो बेशक काम करे नहीं करे, वो फिर डॉक्टर को देना पड़ता है। अदरवाइज साइंटिफिकली इसका कोई रोल नहीं है, पूरी दुनिया में बैंड हो चुका है, नहीं लिखे जाते खांसी का सिरप। नहीं, खांसी का सिरप जो है वो शायद खून भी खराब कर, मतलब जलाता है, जिसको हम नहीं, अदरवाइज देखें उसमें केमिकल वगैरह होते हैं, बॉडी को केमिकल से हम लोग चाहते हैं कि मेडिसिन से दूर रखा जाए। तो कफ सिरप का बहुत रिसर्च हुई कि उसका कोई एज सच साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला कि खांसी का सिरप पीने से खांसी रिलीफ मिलती है। अच्छा, लेकिन एक बात है कि इस चीज़ का बड़ा एक ऑथेंटिक है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो पुराने टोटके थे, जो शहद के ऊपर काली मिर्च डालकर खाना या स्टीम ले लेना अपना लौंग का। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब मेरा ना चेस्ट बड़ा पकड़ा गया था कि पसलियों के ऊपर भी पूरा रेशा आ गया, पसलियाँ नज़र नहीं आ रही थी, पूरी रिप्स जो है वो कवर्ड थी, इंजेक्शन लग रहे थे, सब कुछ हो रहा था। आप यकीन करें कि देसी टोटका किया कि पानी बॉयल हो रहा है, उसमें 1 चम्मच नमक और 8 से 10 लौंगे डालकर उसका भाप जब मैंने ली, स्टीम ली, तो एक दिन मैंने 3 दफ़ा ली और एक दिन मैंने 2 दफ़ा ली, सीना रिलीफ मिल गया। देखिए बेसिकली ये अल्टरनेट मेडिसिन में हमारे आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद जो है ना वो अपने नुस्खे सीने में लेके चले गए। ये सबसे बड़ी बुराई हमारे हकीमों में यही होती थी कि नुस्खे बहुत अच्छे अच्छे थे, जाहिर से एलोपैथिक तो अभी आई है, उससे पहले आयुर्वेद ही होता था। बड़े बड़े बादशाह 15-15 शादियाँ 20-20 शादियाँ करते थे, तो कैसे करते थे? तो उसके बाकायदा नुस्खे मौजूद होते थे, लेकिन वो नुस्खे शादी चले गए, वो बताते नहीं थे किसी को। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के आती हैं, एलोपैथिक आयुर्वेद पे डिपेंड करती है। अगर आपने अपनी डॉक्टरी कहते हैं ऊपर लेके जानी और उस पर बोले मुझे वो सारे टोटके पता, 15 शादियाँ कराऊंगा, लोग सारे आपके पास। जी दादा साहब, क्या रिलीफ पैकेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
ये असल में देखें, इस आप देख रहे हैं कि अरसे दराज हो गया हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे फलाही इदारे चला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लेकिन आप देखें अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी आपकी गुर्बत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई मज़ीद। और हुकूमती सतह पे भी अगर आप देखें जो बजट आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें। अब इन चीज़ों से ये हुआ कि हमारी जो नई जनरेशन जो आ रही है, आप देखें मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जाहिर से सिर्फ कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान की, कि हमारी जो नौजवान है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसमें ये मेंटलिटी हो गई कि हमें बैठे बैठे पैसे मिल जाए, हमें बैठे बैठे खाना मिल जाए। अब उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया। क्योंकि देखें आपकी जो मुल्क उठाती है, आप दुनिया में देख लें, अगर आप पहली और दूसरी जंग अज़ीम का जिक्र करें तो दुनिया में यूरोप में और जापान ये सब चीज़ तबाह हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने नौजवानों को एक तो अंदर बेसिक चीज़ जो थी तालीम और इंसाफ, इसको नहीं गिरने दिया, और दूसरा ये कि अपने नौजवानों को मेहनत करने का आदी बनाया। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत जिस तरह पैसे इधर से बटोर लेके उधर से लेके हुकूमतें चलाती है, इसी तरह वो पैकेज दे के आवाम को खामोश रखती है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आवाम के घर में मईशत आपकी डाउन होगी, बेरोजगारी होगी, तो आवाम तो शोर करेगी। क्योंकि और किससे करेगी? हुकूमत से, क्योंकि ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। तो ये सब चीज़ें अब इस वक्त जो पोजीशन हमारी है, इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं, जो आवाम के हालात हैं, तो उसमें कम से कम ये फ्री की जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए और लोगों को मेहनत की तरफ राग़िब करना चाहिए, ताकि मुल्क में जो नौजवान अब रह गए, वैसे तो आपने देखे काबिल और पढ़े लिखे नौजवान अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत मुल्क से बाहर चली गई, अब जो रह गए कम से कम उनको तो इस काबिल बनाए कि वो मुल्क के लिए कुछ करें। हम कॉपी बड़ी अच्छी करते हैं ना, क्यों नहीं तुर्किया की कॉपी करते कि जहां पर ऐसे फराई इदारे लगे हुए हैं जो खाना खिलाते हैं और वो खड़े होकर बोलते हैं ये हमारा नहीं, ये आपका है, लेकिन इसकी जगह ये 100 पैकेट पैक करके जाओ, ये 150 जोड़े जो इस्त्री करके जाओ, ये डब्बे जो है इसके ऊपर वो नहीं होता रैपिंग करके जाओ, आप काम लें। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरा थोड़ा सा अर्सा जो बाहर गया जापान में, तो हमारी जो कंपनी की ऑनर थी वो साचो कहते हैं, साचो, तो उसका उनका भतीजा था, वो ज़रा थोड़ा काम में लूज था, काम नहीं करता था, तो वो अक्सर पैसे मांगने आता था, जबकि वो उसकी फुप्पी लगती थी। लेकिन वो फुप्पी जो थी कहती थी कि ठीक है ये कर लो, जैसे अभी आपने बताया ना मुख्तलिफ काम करवाती थी। हम उनसे कहते थे भाई तुम्हारा भतीजा है और थोड़े से पैसे दे दिया करो, जैसे हमारी मोहब्बत में आते ना फुप्पियाँ, नानी, चच्ची दे देते, तो वो यही बात कहती थी कि अगर हमने इसको पैसे दे दिए तो ये निकम्मा हो जाएगा और फिर इसी तरह ये अपना सारी ज़िंदगी गुजारेगा। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आप मेहनत करें और पैसे लें, लेकिन हमारी ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि मुख्तलिफ फलाही इदारे बना दिए, हुकूमती सतह पे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना दिए, और ये जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके वहाँ पे लोग जो है वो चाहते हैं बस घर बैठे बैठे, और इलेक्शन में वोट दिया तो वो जो जल्द, क्योंकि कराची में तो खैर ये नहीं है कि खाना खिलाना, ये पैसे देना, लेकिन बहुत सारी हमारे शहरों में यही रिवाज है कि इलेक्शन में वहाँ पे जनाब मोटरसाइकिल दे दी, खाना खिला दिया और वोट लेके उसके बाद फिर जाहिर सी बात है फिर पैसे वसूली, उन्हीं के टैक्सों से पैसे वसूली की, बेरोजगारी बढ़ी, और आज आप देख लें मुल्क का क्या हाल हुआ है। आपके लिए सवाल आया है कि काफ़ी ज़्यादा शनाख्ती कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेवाती जो कम्युनिटी है उसमें थोड़ा बहुत फुकदान है तालीम का, तो उसमें आप कैसे सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल भाई, ऐसा ही है कि शनाख्ती कार्ड के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कम्युनिटियों को मुश्किलात आई हैं, उनमें हमारी भी बिरादरी को आई है। तो उसके लिए जो नादरा के क़वायद व ज़वाबित हैं और जो उन्होंने लागू किए हैं, और अभी SOPs नई वज़ीर दाखिला ने किए, तो उसके मुताबिक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो आवाम है और अपने जो लोग हैं और अपने मेवाती जो ग्रुप है आपका, तो उनकी रहनुमाई करें। नहीं तो आप किसी ऑफिस में बुलाकर उनसे कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, फिर हमारा नुमाइंदा आपके साथ जाएगा, या बोलते हैं बस ये डॉक्यूमेंट पूरे हो गए खुद जाओ ऑफिस? हाँ, वो ऐसा होता है जिसको प्रॉब्लम आती है वो फिर हमें कॉल करते, फिर हम उन्हें बताते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लगेंगे। ठीक है। तो अगर कोई ऑफिस में आता है तो उसमें बोल देते हैं, बाकी जो जाके बुलाता है तो फिर वहाँ बोल देते हैं, फ़ोन पर भी बता देते हैं, उन्हें समझा देते हैं कि ये चीज़ें आप लेके जाएं, उसके मसले मसाइल हल करते हैं। ठीक है। शौकत साहब, आपके सवाल ये करते हैं कि अब जैसे कुर्बानी का सीज़न आ गया, लोगों की मदद नहीं करनी, 5 करोड़ की कुर्बानी करनी हमने, दिखावा ज़रूरी है ना, अल्लाह ताला दिखावे को तो मानता है, क्योंकि दुनिया में वाह वाह होगी तो आखिरत में तो कोई सवाब नहीं है उसका। लेकिन महंगाई इतनी है, अंदर घुसने के पहले 4 जगह आप टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद जानवर खरीद लिया, उसकी रस्सी खुलवाना, वो जो पोल से खुलवाते हैं, फिर उसको बाहर निकलवाना, फिर वो गाड़ी में चढ़वाना उसके टैक्स, फिर वो गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ उससे बाहर नज़ारा किया तो उसके 2000 रुपये टैक्स। तो मतलब ये कितने टैक्सेस दे के हम लेकर आएंगे जानवर? और ये सारे गैर सरकारी टैक्स हैं, ये सरकारी नहीं है, ये सारे गैर सरकारी जो वहाँ के मुकामी लोग वसूल करते हैं। ज़बरदस्त।
देखिए ये सब चीज़ें जब हमने दीन के अंदर भी इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व कर ली तो हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात आपके बैक एंड पे जाके इन्वायरमेंट की करूँगा। इन्वायरमेंट के हवाले से हमने नेचर को इतना डैमेज कर रहे हैं और नेचर है ना इतना हमने दरख्त को बेदर्दी से काटा जा रहा है। जिस अंदाज से हम अपना ये अपना कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, जिस तरीके से अनप्लान्ड वगैरह बिल्डिंग हैं शहर के अंदर, जिस अंदाज से अब देखिए इसकी वजह से टेम्परेचर कितना हर साल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है आप देखें, हर सतह पे आ रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि बीमारियाँ, अब हमें वो बीमारियाँ सुनने को आ रही हैं जैसे माजी में कभी जिसका तस्वुर भी नहीं था। वजह ये थी कि एक एयर के अंदर पॉइजन नहीं था, फ्रेश एयर होती थी। बेशक दिन में कितनी गर्मी होती थी, हमारे यहाँ उस टाइम पर एसी नहीं था, एक छाँव में दरख्त की छाँव में बैठते थे तो एक ठंडक महसूस मिल जाती थी। अब हमने क्या किया है कि हमने नेचर को लड़कर उसे तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारे लिए तबाही का सामान ये आ रहा है कि डिफरेंट तरह की वो बीमारियां हमें फेस करनी पड़ रही है जिसका हम आम फहम में तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो देखिए ये जो पहाड़ होते हैं हज़ारों लाखों करोड़ों सालों में बनते हैं। हमने क्या किया, अगर इसको हम कटिंग करके इसको शेप देकर बाहर अगर एक्सपोर्ट करें तो कितना अच्छा उससे अमाउंट बना सकता। हमने क्या किया, फौरी तौर पे जल्द से जल्द इसको डायनामिक से उड़ाया और इसको हमने इसका कितना बड़ा पार्ट है ना ख़राब हो जाता है, जो चीज़ निकलती है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह हमने एग्रीकल्चर के लैंड के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो आप देखें अब कितना हमारी जो एग्रीकल्चर साइट पे कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने आपको ये बताऊं कि हमारी मेन राइस की, जो हम कॉटन की, इतने हमारे आइटम जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उनका टाइम भी कम होता है और जल्दी वो ग्रोथ भी हो जाती है फसल। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि उसके अलावा एक वो है जैसे हम कॉटन वगैरह सबके टाइमिंग उससे एक्सपोर्ट से भी इंटरलिंक है, राइस वगैरह, और सब चीज़ें हमने क्या छोड़कर सिर्फ एक गन्ने के पीछे रख गए जो 10 महीने से ज़्यादा 12-14 महीने रहता है, ज़मीन में पानी भी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो हमें एक पॉलिसी बैठकर तमाम स्टेक होल्डरों को बैठकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमें कौन, और एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें देखिए हमें नो डाउट कि हमें ज़रूरत है। सर मसला ये कि आपसे मैं सवाल एंड में करूँगा क्योंकि सवाल का हम जवाब नहीं दे पाए ना, क्योंकि हम टुवर्ड्स टू एंड है। तो मुझे ये बताइएगा कि मैं आपसे अगले सेशन में सवाल को कंटिन्यू करता हूँ। सर मुझे बताइएगा कि अब महंगाई का दौर आ चुका है और लोग प्रॉपरली मेडिसिन नहीं ले पाते। फ़र्ज़ करें आपने कहा कि ये ग्रीन वाली मेडिसिन, तो कहेंगे डॉक्टर साहब ये किसके लिए की, ये आपको हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, इसको छोड़ दें, ये महंगी, हम सस्ती मेडिसिन ले लेते हैं। तो मुझे बताया फिर बंदा सही कैसे होगा? नहीं जी, देखें ये बहुत बड़ा इशू डॉक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है कि लोअर कम्युनिटी में जहाँ पर फ़र्ज करें मैंने एक एंटीबायोटिक 5 दिन उसको देनी है और उसकी कॉस्ट 5 दिन की कॉस्ट 5000 पड़ रही, फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 5000 अफोर्ड नहीं कर सकता। वो क्या करता है, एक डोज लेता है, दूसरी डोज नहीं लेता है। और इसको ग्लोबली पाकिस्तान में खासतौर पे AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, जो अगले 20 साल में, अगले 5 साल के अंदर जाके हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तमाम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर कि हम एक एंटीबायोटिक के बाद रेवोल्यूशन देखें, एज बढ़ना शुरू हो गई, हमारे मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, बच्चों के शरह अमवात कम हो गई। तो हमने टोटल एंटीबायोटिक से रेवोल्यूशन आ गया था, वो रेवोल्यूशन अपने हाथ से हम खुद तबाह कर रहे हैं। आप स्टोर पे जाते हैं, 2 एंटीबायोटिक याद है, एक एरिथ्रोसीजन दे देना, एक अमोक्सिल दे देना, एक ये दे देना, मैं खसा ही हो जाऊंगा। ये वो पेशेंट अपने साथ क्या कर रहा है उनको अंदाज़ा नहीं कि आने वाली नस्लों में बच्चे को हम 3 दिन के बच्चे को मेरोपेनम दे रहे हैं कि जो लास्ट एंटीबायोटिक है तकरीबन 18 साल से कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई है, हम वही लास्ट एंटीबायोटिक को यूज़ कर रहे हैं, उससे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टाइम कोई बच्चा बीमार होगा या कोई बड़ा बीमार होगा, कौन से एंटीबायोटिक्स हम उनको रिलीफ देंगे? हमारे हाथ कटे हुए होंगे, हम देख रहे होंगे या अल्लाह हम क्या करें, एंटीबायोटिक तो हम खुद लेकर नहीं आ रहे हैं, बाहर से आती हैं, हमें रेडीमेड मिलती हैं। हमारे पास बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा अगले 15 से 20। ग्लोबली WHO से वार्निंग इशू कर चुकी है। सबसे बड़ा वार्निंग ये है कि आपके पास AMR क्रिएट हो रहा है और साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। जबरदस्त। अच्छा जी, अब अफसोस की बात है जी, जाते जाते क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट 2-3 मिनट है, क्या कहेंगे मेवाती कम्युनिटी के लिए? फिर मैं जावेद साहब की तरफ आता हूँ। जी, मैं आपके तवज्जुह से यही कहूँगा कि इंशाल्लाह हम तमाम बिरादरियों के साथ चाहेंगे कि आल पाकिस्तान सदात मेवाती बिरादरी के प्लेटफार्म से तमाम मेवात के जितने भी लोग हैं उनके साथ एक
मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करें, और जहाँ जहाँ भी हमारी कम्युनिटी के साथ साथ जो और कम्युनिटियाँ रह रही हैं, बिरादरी रह रही हैं, उनके साथ जो अच्छा बर्ताव कर सके महंगाई के दौर में, उनके साथ हमें करना चाहिए। और अच्छा रिस्पॉन्स ये है कि हमें एक कौम बनना चाहिए, पाकिस्तानी बनना चाहिए, और इस वतन के लिए अपनी कुर्बानियाँ देनी चाहिए। और बिला शुबा के हम पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और हम सब का नाता रिश्ता पाकिस्तान से है, तो इसके लिए पाकिस्तानी कौम बनना हम सबका ज़रूरी है। वो बड़ा अच्छा है कहना कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी तो साहब देखिए इस वक्त एक जैसे अभी पेट्रोल के ऊपर हम लोग बहस मुआयसे कर रहे हैं हर चैनल पे तकरीबन, और वो तो एक मसला है ही, लेकिन कराची में आप देख रहे हैं कि कुछ तक कई चंद सालों से हीट स्ट्रोक का बहुत बड़ा मसला है। ऐसे ही है। और इसकी वजह जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि एक तो जो दरख्त है वो काट दिए गए। अच्छा, दूसरा ये कि पानी का मसला हल, क्योंकि एक बहुत पुराना मसला है पानी का, आज का नहीं है, तो उसकी वजह से जो जगह जगह बोरिंग हुई है, फैक्ट्रियों में बोरिंग हुई है, और पानी का जो लेवल नीचे जा रहा है, जाहिर सी बात है पहले 40-50 फुट पे कोई भी बोरिंग होती थी तो पानी आ जाता था, लेकिन अब 200 250 फुट पे पानी जाने की वजह से ज़मीन खुश्क हो गई। उसकी वजह से अब आप देखें जो हुकूमतें 17-17, 18-18 और 20-20 साल में एक बेसिक चीज़ आवाम की, और वो भी उस शहर की जो टैक्स देने वाला शहर है, नहीं कर सकी, तो उससे हम क्या तवक्का रखें कि वो आगे क्या करिए। अच्छा, आप देखें कि पीटीआई के दौर में आप देखेंगे डैम पे फोकस किया गया था, क्योंकि हमारी अभी इस वक्त बुनियादी जो ज़रूरत है वो पानी है। अगर पानी होगा तो जाहिर सी बात है फसलें भी अच्छी होंगी, क्योंकि पानी के मसले मसाइल रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एक चीज मैं और कहूंगा, पीटीआई की हुकूमत की नहीं, यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है कि वाकई में लोड शेडिंग पर काबू पाया था, जो अच्छी चीज थी। देखें एक तो टाइम पीरियड बहुत कम था, और पहली उनकी गवर्नमेंट थी, तो उसमें आपने देखा उन्होंने अपने तौर पे जो कोशिश कर सकते थे वो की, लेकिन क्योंकि जो अच्छी कोशिश करता है आपने देखा कि उसके साथ जो होता है तो वही। लेकिन कहते हैं कि नहीं, एक बात याद रखिएगा, ये किताबों में भी है और बड़े भी कहते हैं कि हर अच्छाई को अगर दबाया जाता है तो वो मजीद अच्छा होकर सामने आता है। तो अल्लाह ताला सही करके आएंगे। दबाया जा रहा है, दबाने वाले। अरे जी, यहाँ पर वक्त खत्म हो जाता है। जैसे देखिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अकबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और शौकत जलानी साहब हमारे साथ अगले सेक्शन में भी होंगे। दिखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित जीशान।